हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 12 फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर हल सहित। दोस्तों तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि आपको पूरी हेल्प मिल सके। ठीक है ना दोस्तों, तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों खंड आ है तो इसमें 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है ना, खंड आ में पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्रश्न 1 का नंबर है, चांदी का पराबैद्युतांक के होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से ऑप्शन सही है इसमें हमको बताना है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, सही विकल्प मतलब ये 4th नंबर के बराबर अनंत। ठीक है ना, इन्फिनिटी या अनंत, के बराबर अनंत, ये हो जाएगा हमारा सही। ठीक है ना दोस्तों, अगला एक नंबर, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति v तथा निरोधी विभव v के बीच खींचे गए ग्राफ की ढलान होगी। तो इसमें 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं, तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वो 3rd नंबर h/e, ये हो जाएगा सही नंबर। ठीक है ना दोस्तों, अगला है नंबर, स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य है। तो इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 2nd नंबर, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर, ये हो जाएगा सही। ठीक है ना दोस्तों, अगला है नंबर, धारावाही चालक के चारों तरफ उत्पन्न क्षेत्र होता है। तो इसमें दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो 2nd नंबर, केवल चुंबकीय। ठीक है ना, धारावाही चालक के चारों तरफ उत्पन्न जो क्षेत्र होता है वो केवल चुंबकीय होता है। ठीक है ना दोस्तों, अगला है अंग नंबर, एक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है तथा न्यूनतम विचलन कोण 90 डिग्री -a है, a का मान होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है ना, तो अगला है नंबर, एक आदर्श पीएन संधि के अग्र दिशिक बायस एवं पश्च दिशिक बायस की दिशा में प्रतिरोध क्रमशः होंगे। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो 4th नंबर, 0 एवं अनंत। ठीक है ना, इसमें ये सही हो जाएगा। अब दोस्तों है खंड बा, इसमें भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है 1 नंबर वाले। ठीक है ना, तो प्रश्न है 2 का कार फलन तथा निरोधी विभव से क्या तात्पर्य है। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर उत्तर लिखेंगे वो कार फलन, पहले हेडिंग डाल देंगे, इसके बाद लिखना है, धातु पृष्ठ से किसी प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अर्थात मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा धातु का कार्यफलन कहलाती है। अब हेडिंग डालना है, निरोधी विभव, प्रकाश विद्युत प्रभाव में धन प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋण विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है, निरोधी विभव कहलाता है। तो दोस्तों ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है ना दोस्तों, अगला एक नंबर, सिद्ध कीजिए कि संधारित्र का ऊर्जा घनत्व जो होता है 1/2 एप्सिलॉन E² बराबर होता है। प्रतीकों का अर्थ सामान्य है। ठीक है ना, उत्तर लिखेंगे दोस्तों, माना किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a तथा उनके बीच की दूरी d है। यदि प्लेटों के बीच परावैद्युतांक k तथा विभवांतर v हो तो संधारित्र की धारिता c बराबर होता है ε0 KA/d। फिर आ जाएगा संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 CV², बराबर होकर आ जाएगा 1/2 गुणे c के स्थान पर ये रख देना, तो ε0 KA/d यहाँ पर रख देना। ठीक है ना, c के स्थान पर v² वैसे ही। ठीक है ना दोस्तों, यदि प्लेटों के बीच की दूरी d तथा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E हो तो V बराबर ED। ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा U बराबर 1/2 गुणे ε0 KA/d गुणे v²। ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा U बराबर 1/2 गुणे ε0 KA/d गुणे ED²। V के स्थान पर ये रखा गया ना, V बराबर ED, तो यहाँ पर ED का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आ जाएगा U बराबर 1/2 गुणे ε0 KA/d गुणे E² अलग कर लेंगे, D² अलग कर लेंगे, यहाँ से D से D एक कट जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ से आ जाएगा दोस्तों U बराबर 1/2 गुणे ε0 KA गुणे E² और D। ठीक है ना दोस्तों, तो ऊर्जा घनत्व स्मॉल u बराबर U/b। ठीक है ना, तो यहाँ से स्मॉल u बराबर आ जाएगा U के स्थान पर, कैपिटल U के स्थान पर इसको रख देना है। ठीक है ना, 1/2 गुणे ε0 KA गुणे E² D, V के स्थान पर a गुणे d रख देना है, क्योंकि दोस्तों हमको मालूम v बराबर होता है a गुणे d के। ठीक है ना, तो यहाँ से दोस्तों a कट जाएगा और यहाँ से d कट जाएगा, तो यहाँ से दोस्तों आ जाएगा स्मॉल u बराबर 1/2 एप्सिलॉन KE²। ठीक है, बात या y के लिए k बराबर 1, तो यहाँ से आ जाएगा स्मॉल u बराबर 1/2 एप्सिलॉन E²। यही दोस्तों हमें सिद्ध करना था। तो दोस्तों ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अगला है नंबर, एक धारा मापी को वोल्ट मीटर में किस प्रकार रूपांतरित किया जा सकता है, निम्नलिखित चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में लिखना है धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, हेडिंग डालना है। इसके बाद लिखना है किसी धारा मापी के श्रेणी क्रम में एक उपयुक्त उच्च प्रतिरोध उसे वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर उसका परिणामी प्रतिरोध बहुत बढ़ जाता है, जिससे धारा मापी में बहुत क्षीण धारा बहती है।
दोस्तों ये चित्र बना हुआ है, आप समझ सकते हैं। ये है IG धारा, ठीक है ना, ये गैल्वेनोमीटर है, ये R प्रतिरोध है, ठीक है ना, ये वोल्ट मीटर है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे फिर लिखना है माना धारा मापी का प्रतिरोध G है, यहाँ पर G, ठीक है ना। इसके श्रेणी क्रम में जोड़ा गया उच्च प्रतिरोध R है। श्रेणी क्रम में दोस्तों R प्रतिरोध को जोड़ दिया गया है। और संयोजन में IG धारा प्रवाहित होने पर, और संयोजन में IG धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना, उसको प्रवाहित करने पर इसके सिरों में विभवांतर जो हो जाएगा V है। और तो यहाँ से दोस्तों आ जाएगा V बराबर IG और ब्रैकेट में R प्लस G, या दोस्तों इसको ऐसे लिख सकते हैं V बटे IG, यहाँ पे जो गुणे में था इसमें बटे में आ जाएगा इधर, ठीक है ना। तो बराबर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा R प्लस G, या ऐसे लिख सकते हैं V बटे IG माइनस G बराबर R, ठीक है ना। तो G को इधर लाए हैं, ठीक है ना, माइनस में आ जाएगा, प्लस में है। या ऐसे लिख सकते हैं R बराबर V बटे IG माइनस G, ठीक है ना दोस्तों ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है ना। अगला दोस्तों प्रश्न है घ नंबर, विभव मापी की सुग्राहिता से क्या तात्पर्य है, इसे किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों उत्तर में लिखेंगे विभव मापी की सुग्राहिता। विभव मापी की सुग्राहिता वह सबसे छोटा संभावित अंतर है जिससे विभव मापी का उपयोग करके मापन किया जा सकता है। इसकी विभव प्रवणता को घटाकर इसे बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है ना दोस्तों। अगला है अंक नंबर, एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के नाम लिखिए। तो दोस्तों इसमें उत्तर में लिखना है एन टाइप के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक तथा कोटर अल्पसंख्यक वाहक होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अगला है च नंबर, 100 फेरों वाली तथा 300 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 0.6 वेबर से घटकर 0.4 वेबर रह जाता है। कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। प्रेरित विभवांतर को बताना है और उसमें जो प्रवाहित धारा का मान है उसको हमें बताना है, ठीक है ना। उत्तर में दोस्तों लिखना है n बराबर 100, मतलब फेरों की संख्या दी गई है, ठीक है ना। D5 यहाँ से निकालेंगे 0.4 माइनस 0.6, तो यहाँ से आ जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ से माइनस 0.2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा विद्युत वाहक बल बराबर होता है विभवांतर, तो यहाँ से सूत्र होता है E बराबर माइनस D5 बटे DT गुणे n। तो यहाँ से हो जाएगा E बराबर माइनस, बाहर माइनस और ब्रैकेट में माइनस 0.2, ठीक है ना, D5 के स्थान पर, और समय जो है टाइम वो 0.1 है सेकेंड, ठीक है, और गुणे में फिर उस संख्या 100, ठीक। E बराबर यहाँ से आ जाएगा 0.2, यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। तो 0.2 बटे 0.1 गुणे 100, तो यहाँ से 0 कट जाएगा, तो E बराबर 2 गुणे 100। यहाँ से दोस्तों आ जाएगा E बराबर 200 वोल्ट, ठीक है ना, मान निकल आएगा विद्युत वाहक बल अर्थात विभवांतर का। अब दोस्तों बताना है प्रवाहित धारा का मान। प्रवाहित धारा हो जाएगी I बराबर V बटे R, तो I बराबर यहाँ से आ जाएगा V है यहाँ पर 200 वोल्ट, ठीक, 200 और प्रतिरोध R है, तो R बराबर 300 दिया है जो प्रश्न में दिया गया है। तो यहाँ से जो इसका मान निकल के आएगा 0.66 एम्पियर, ठीक है ना। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं खंड सा की ओर। तो इसमें दोस्तों सभी जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर के हैं, 2 मार्क्स के हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न 3 हमारा 3 का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा एवं मात्रक बताइए। सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न विभव शून्य होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रश्न। अब दोस्तों इसका उत्तर लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, हेडिंग डाल लेना। इसके बाद लिखना है किसी वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश के परिमाण तथा दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है ना। फिर आगे लिखना है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक, ठीक है ना। तो व्यंजक बताना है, प्राप्त करना है व्यंजक को। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है और A तथा B पर क्रमशः -Q तथा +Q 2 आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित हैं। वैद्युत द्विध्रुव मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। दोस्तों ये चित्र बना हुआ है, आप समझ सकते हैं। ये A और ये B है, एक रेखा है, ठीक है ना। और यहाँ पे -Q और +Q आवेश है। यहाँ से जो A O से दूरी है L है, यहाँ से OA B की दूरी है वो L है, यहाँ से A और B की पूरी जो दूरी हो जाएगी वो 2L हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। अब है दोस्तों, अब लिखना है -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1। तो यहाँ से आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन
अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। अब प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर वैद्युत विभव V2 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण ये हो गया। फिर लिखना है पी बिंदु पर परिणामी विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। अब दोस्तों समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकेंड से जोड़ देना है, ठीक है ना, तो परिणामी विभव निकल आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा V बराबर ब्रैकेट में -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ब्रैकेट बंद प्लस ब्रैकेट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोष्ठक बंद। यहाँ से इसको काट देना है, ठीक है ना, तो यहाँ से ये पूरा कट गया है, ये पूरा, क्योंकि ये प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस तो इधर से इधर दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पर जो आ जाएगा वैद्युत विभव का मान आ जाएगा V बराबर 0। तो यही दोस्तों हमें सिद्ध करना था, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अगला दोस्तों ख नंबर क्वेश्चन 1, अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 2200 से 220 वोल्ट कर देता है। प्राथमिक कुंडली में 5000 फेरे हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% है तथा निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। तो गणना कीजिए फर्स्ट नंबर द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या तथा निवेशित शक्ति, ठीक है ना दोस्तों उत्तर में लिखना है, पहले हमको दिया क्या क्या गया है उसको लिखना है। वीपी मतलब प्राथमिक कुंडली में विभवांतर जो दिया गया है 2200 वोल्ट दिया गया है, ठीक है ना, और वीएस मतलब द्वितीय कुंडली में जो विभवांतर है वो 220 वोल्ट है, और प्राथमिक जो कुंडली में फेरों की संख्या है वो 5000 है, ठीक है ना, और NS ज्ञात करना है, मतलब द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या उसे ज्ञात करना है, और दक्षता यहाँ पर दी गई है 90% N बराबर, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, ठीक है ना, पहले इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ से सूत्र होता है VP बटे VS बराबर NP बटे NS। तो यहाँ से आ जाएगा NS बराबर हो जाएगा NP गुणे VS बटे VP, इसको लिख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से मान रखा देंगे सभी NP VS और VP के, ठीक है ना। तो यहाँ 5000 गुणे 220 बटे 22 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 220 से 220, यहाँ पे सिर्फ 500 बचेगा। तो ये NS का मान जो आ जाएगा द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या का वो 500 फेरे, ठीक है ना। तो आ जाएगा, ये हो गया इसका आंसर। सेकेंड नंबर है निवेशित शक्ति, ठीक है ना। तो इसका मान बता, निवेशित शक्ति बराबर होता है PI, निवेशित शक्ति गुणे दक्षता बराबर निर्गत शक्ति। तो यहाँ से आ जाएगा PI गुणे 90 बटे 100 बराबर 8 किलोवाट, ठीक है ना। तो PI बराबर यहाँ से आ जाएगा 90 बटे 100, यहाँ इधर चला जाएगा, तो 8 गुणे 100 बटे 90 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, और 80 यहाँ से आ जाएगा PI बराबर 80 बटे 9, ठीक है ना। तो निवेशित शक्ति का ये मान हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है ना दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है ग, संधि डायोड में अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर में लिखेंगे अवक्षय परत, हेडिंग डाल लेना। इसके बाद लिखना संधि के दोनों ओर एक बहुत पतली लगभग 10⁻⁴ सेंटीमीटर मोटी परत जिसमें ना तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही कोटर होते हैं, ऐसी परत को हम अवक्षय परत कहते हैं। फिर हेडिंग डालना है विभव प्राचीर, संधि में अवक्षय परत के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को हम विभव प्राचीर कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है घ नंबर, अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए, इस मॉडल की कमियां भी बताइए। तो उत्तर में लिखना है अल्फा कणों के प्रकीर्णन के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसमें लिखना है परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से खोखला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। परमाणु का संपूर्ण धनावेश एवं द्रव्यमान जो होता है वो परमाणु के केंद्र पर 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित रहता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों हेडिंग डाल लेना है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। तो रदरफोर्ड के मॉडल की जो कमियां थी वो 2 थी, ठीक है ना, 2 कमियां थी। तो फर्स्ट नंबर है परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या। तो इसमें लिखना है रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, परंतु मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंगों के अनुसार जब ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन लगातार विकिरण के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन
करता रहता है, जिससे इलेक्ट्रॉन कक्ष की त्रिज्या कम होती जाती है तथा इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे नाभिक के पास आ जाता है और अंत में जब उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो नाभिक में गिर जाता है। इस प्रकार परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, परंतु ऐसा संभव नहीं है क्योंकि परमाणु स्थायी है। इस प्रकार रदरफोर्ड का परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में सफल नहीं रहा है। ठीक है ना, तो ये हो गया परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या। अगली कमी थी 2, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। इसमें लिखना है इलेक्ट्रॉन विकिरण के रूप में लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है, अतः परमाणु में सतत स्पेक्ट्रम होना चाहिए, परंतु हाइड्रोजन तथा उसके समान परमाणुओं में रेखीय स्पेक्ट्रम पाया जाता है। इस प्रकार रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है ना दोस्तों, तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अब दोस्तों है खंड द, में सब 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है ना, जो 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न है 4 का अपवाह वेग क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग तथा धारा में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा प्रश्न। तो उत्तर में लिखना है हमें अपवाह वेग, हेडिंग डाल लेना है। फिर लिखना है इसमें जब किसी धातु के तार को एक बैटरी से जोड़कर उसके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग से अनुगमन करते हैं। इस नियत वेग को अपवाह वेग कहते हैं। अब हेडिंग डालना है मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग तथा धारा में संबंध। ठीक है ना, माना एल लंबाई का कोई चालक तार PQ जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। चालक तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो n है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग d हो तो दोस्तों ये चित्र बना हुआ है, आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, PQ, ठीक है ना, ये PQ तार, ये चालक तार की है और जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है वो A है। ठीक है ना, ये क्षेत्रफल A है और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये इलेक्ट्रॉन इधर है तो इनकी जो संख्या है वो n है। ठीक है ना दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ से आ जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों को P सिरे से Q सिरे तक जाने में लगा समय T बराबर होता है दूरी बटे चाल, बराबर दूरी के स्थान पर L रख देना है और चाल के स्थान पर VD। तो चालक तार के प्रति एकांक आयतन पर आवेश हो जाएगा Q बटे V बराबर N इंटू E। दोस्तों यहाँ से आ जाएगा Q बराबर NeV, तो यहाँ से Q बराबर आ जाएगा NeAL, V के स्थान पर AL रख देना। ठीक है ना, यदि चालक तार में I धारा T समय तक प्रवाहित हो रही हो तो Q बराबर IT, तो Q के स्थान पर दोस्तों इसमें दिया गया है Q बराबर NeAL। ठीक है ना, तो इसके स्थान पर Q के स्थान पर रख देना, तो यहाँ से बराबर हो आ जाएगा IT। तो यहाँ से NeAL बराबर IT के स्थान पर जो समय है पीछे निकाल दिया है ना T, तो यहाँ से T का जो मान रख देंगे L बटे VD, तो यहाँ से L से L कट जाएगा, तो यहाँ से दोस्तों आ जाएगा NeAVD बराबर I, मतलब यहाँ से दोस्तों आ जाएगा I बराबर NeAVD। ठीक है ना दोस्तों, तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है खा, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और उनके परिपथ बनाकर समझाइए। तो उत्तर में लिखना है किरचॉफ के नियम। किसी जटिल परिपथ के विभिन्न भागों में धारा तथा विभवांतर का वितरण ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक किरचॉफ ने निम्नलिखित 2 नियम दिए थे। दोस्तों प्रथम नियम है किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त वैद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा सिग्मा I बराबर 0। इस नियम का प्रयोग करते समय जो वैद्युत धारा संधि की ओर जाती है उन्हें धनात्मक और जो वैद्युत धाराएं संधि से दूर जाती हैं उन्हें हम ऋणात्मक लेते हैं या उन्हें ऋणात्मक लिया जाता है। तो यहाँ दोस्तों चित्र बना हुआ है। ठीक है ना, तो ये संधि की ओर आ रही है। ठीक है ना, I1 और I2 धारा और I3 धारा। ठीक है ना, ये संधि की ओर आ रही हैं और I4 धारा, I5 धारा और I6 धारा ये संधि से दूर जा रही हैं। तो यहाँ से दोस्तों आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, इनको प्लस लिया जाएगा मतलब धनात्मक, और जो संधि से दूर जा रही हैं उनको ऋणात्मक लिया जाएगा। तो यहाँ से माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5 प्लस I6 बराबर के दोस्तों इस पार आ जाएंगे। ठीक है ना। द्वितीय नियम है किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा IR बराबर सिग्मा
ई। इस नियम का प्रयोग करते समय परिपथ में धारा के अंदिश चलने पर IR का गुणनफल धनात्मक लेते हैं तथा धारा के विपरीत चलने पर IR का गुणनफल ऋणात्मक लेते हैं, और किसी सेल में ऋणात्मक प्लेट की ओर जाने पर विद्युत वाहक बल का मान जो लेते हैं वो ऋणात्मक लेते हैं तथा धनात्मक प्लेट की ओर जाने पर विद्युत वाहक बल धनात्मक लेते हैं। तो दोस्तों इधर परिपथ दिया गया है ABCDEF, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं ये R1 प्रतिरोध है, R2 प्रतिरोध है, R3 प्रतिरोध है, ठीक है ना। तो विद्युत वाहक बल ये E1 है और विद्युत वाहक बल E2 है, ठीक है ना। तो ये है I1 धारा और I2 धारा, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा बंद पास ABCDA में देखेंगे तो मतलब ABCDA में, तो यहाँ से आ जाएगा I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2। ये हो गया समीकरण फर्स्ट बंद पास BCEFD में। तो यहाँ से दोस्तों आ जाएगा I2 इंटू R2 प्लस I3 इंटू R3 बराबर E2। तो ये हो गया समीकरण ना। तो जहाँ I3 बराबर I1 प्लस I2 है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है ग नंबर 100 प्रेरक गुणांक की परिभाषा लिखिए। 5 हेनरी के एक प्रेरक में 0.1 सेकंड में धारा 12 एम्पीयर से बदलकर 7 एम्पीयर हो जाती है। प्रेरक में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो दोस्तों इसमें 100 प्रेरक गुणांक की परिभाषा बतानी है और इसको विद्युत वाहक बल का मान बताना है इसमें, ठीक है ना। तो उत्तर में लिखेंगे 100 प्रेरक गुणांक, पहले हेडिंग डाल लेना। इसके बाद लिखना है आपको किसी कुंडली का 100 प्रेरक गुणांक उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जब धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पीयर प्रति सेकंड हो। अब दोस्तों आंकिक हल लिखेंगे तो L बराबर जो प्रेरक गुणांक दिया गया है 5 हेनरी है, ठीक है ना। तो और I1 बराबर 12 एम्पीयर और I2 बराबर 7 एम्पीयर और T मतलब समय जो है वो 0.1 सेकेंड है, ठीक है ना। तो यहाँ से विद्युत वाहक बल का मान निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा E बराबर -L इंटू डेल्टा I बटे डेल्टा T, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा बराबर करके -L इंटू I2 माइनस I1 बटे डेल्टा T। तो यहाँ से E बराबर हो जाएगा, अब सब मान रखा देंगे। L का मान रखांगे 5 है, ठीक है ना, ब्रैकेट में। I2 का जो मान दिया है वो 7 है और I1 का जो मान है वो 12 है, ठीक है ना। और T का जो मान है वो 0.1 सेकेंड है, ठीक है ना। तो ये मान रखा देंगे तो यहाँ से बराबर होके आ जाएगा। ये हल करके इसको आ जाएगा 25 बटे 0.1, तो बराबर करके आ जाएगा 250 वोल्ट। जो विद्युत वाहक बल का जो मान होगा वो 250 वोल्ट होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यह होगा इस प्रश्न का उत्तर। हमारा अगला प्रश्न है घ किसी धारा मापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है, उपयुक्त परिपथ द्वारा स्पष्ट कीजिए। समीकरण IG बराबर S बटे S प्लस G इंटू I की स्थापना कीजिए, ठीक है ना। तो उत्तर लिखना है इसमें धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण, हेडिंग डाल लेना है। इसके बाद लिखना अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान एम्पीयर में मापने के लिए किया जाता है। विद्युत परिपथ की जिस भुजा में प्रवाहित विद्युत धारा का मापन हमें करना होता है उसके श्रेणी क्रम में अमीटर को जोड़ दिया है, ठीक है ना। श्रेणी क्रम में जुड़ने के कारण यह वैद्युत परिपथ के प्रतिरोध को बढ़ा देगा, अतः अमीटर का प्रतिरोध जितना संभव हो सके उतना कम होना चाहिए। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, ठीक है ना। धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए धारा मापी के समांतर क्रम में कोई शंट जोड़ दिया जाता है जिससे परिपथ का प्रतिरोध कम हो जाता है। माना धारा मापी का प्रतिरोध G है तथा इसमें IG धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसके समांतर क्रम में जुड़े शंट का प्रतिरोध S हो तो दोस्तों ये डायग्राम दिया गया है, आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। किरचॉफ के द्वितीय नियम से तो यहाँ से आ जाएगा IG गुणे G माइनस ब्रैकेट में I माइनस IG गुणे S बराबर 0। तो यहाँ से दोस्तों आ जाएगा IG और कैपिटल G माइनस IS प्लस IG S बराबर 0। तो इसमें गुणा करा देंगे ना, तो यहाँ से IS और प्लस IG हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा IG ब्रैकेट में S प्लस G, ठीक है ना। तो कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो IG को हम इससे और इससे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से S प्लस G आ जाएगा। तो बराबर जो इधर माइनस में IS है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा IS, ठीक है ना। तो यहाँ से IG बराबर आ जाएगा S बटे S प्लस G ब्रैकेट में, तो बाहर I हो जाएगा। तो यही व्यंजक है, ठीक है ना दोस्तों, व्यंजक या समीकरण। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर।
अगला प्रश्न है अंगा नंबर, मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय तरंगों के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के मुख्य भागों को तरंग दैर्ध्य परास के साथ लिखिए। तो उत्तर में लिखना है मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय तरंगों का सिद्धांत, पहले हेडिंग डाल देना, इसके बाद लिखना है मैक्सवेल ब्रिटिश वैज्ञानिक ने सन 1865 में गणितीय सूत्रों के आधार पर यह प्रमाणित किया कि जब किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है तो उस परिपथ में ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। इन तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। इन्हें संचरण के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस आधार पर मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। तो ये हो गया दोस्तों मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय तरंगों का सिद्धांत। अब हेडिंग डालना है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के मुख्य भाग, मतलब तरंग दैर्ध्य की परास के साथ। दोस्तों ये एक तरफ लिखना है तरंग का नाम और दूसरी तरफ तरंग दैर्ध्य परिसर या परास। तो फर्स्ट है गामा किरण। तो ये 10 की पावर जो तरंग दैर्ध्य परिसर 10 की पावर -13 मीटर से 10 की पावर -10 मीटर तक या 10 की पावर -3 एंगस्ट्रॉन से 1 एंगस्ट्रॉन तक, ठीक है ना। तो और दो है एक्स किरण। इसका जो परिसर होता है 10 की पावर -10 मीटर से 10 की पावर -8 मीटर तक या 1 एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन तक, ठीक है ना। और तीसरा है पराबैंगनी किरण। तो इसका जो तरंग दैर्ध्य परिसर होता है वो 10 की पावर -8 मीटर से 4 × 10 की पावर -7 मीटर तक, 100 एंगस्ट्रॉन से 4000 एंगस्ट्रॉन तक। और 4 नंबर है दृश्य प्रकाश। तो इसका जो तरंग दैर्ध्य परिसर होता है वो 4 × 10 की पावर -7 मीटर से 7.8 × 10 की पावर -7 मीटर तक या 4000 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन। और 5वां है अवरक्त किरण। इसका जो तरंग दैर्ध्य परिसर होता है वो 7 × 10 की पावर -7 मीटर से 10 की पावर -3 मीटर तक या 7800 एंगस्ट्रॉन से 10 की पावर 7 एंगस्ट्रॉन तक। छठा है मतलब 6 नंबर है लघु रेडियो तरंग या हार्टिजियन तरंग। तो इसका जो तरंग दैर्ध्य परिसर हो जाएगा वो 10 की पावर -3 मीटर मतलब 1 मिमी, ठीक है ना, से 1 मीटर तक या 10 की पावर 7 एंगस्ट्रॉन से 10 एंगस्ट्रॉन तक। 7 नंबर है दीर्घ रेडियो तरंग। 7 नंबर है दीर्घ रेडियो तरंग या वायरलेस तरंग। इसका जो तरंग दैर्ध्य परिसर होता है 1 मीटर से 10 की पावर 4 मीटर तक या 10 एंगस्ट्रॉन से 10 एंगस्ट्रॉन तक, ठीक है ना। तो ये हो गया दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न 5 का संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। यदि एक लेंस उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस हो तो संयुक्त लेंस की प्रकृति क्या होगी, ठीक है ना। तो उत्तर में लिखना है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की वो संयुक्त फोकस दूरी। दोस्तों ये चित्र बना हुआ है, आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये L1 है, ये L2 है, ये पहला लेंस है, ठीक है ना, और ये दूसरा लेंस है, ये वस्तु है। माना दो पतले उत्तल लेंस L1 तथा L2 हैं जिनकी फोकस दूरी f1 तथा f2 है। एक वस्तु O पहले लेंस L1 से u दूरी पर रखी है। यदि लेंस L2 ना होता तो लेंस L1 वस्तु O का प्रतिबिंब I कामा पर बनाता जिसकी L से दूरी माना v कामा है। अतः लेंस L1 के लिए पतले लेंस से अपवर्तन सूत्र से तो यहाँ से आ जाएगा 1/f1 बराबर 1/v कामा माइनस 1/u, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। प्रतिबिंब I कामा लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है तथा यह I कामा का प्रतिबिंब I पर बना देता है। प्रतिबिंब I की लेंस L2 से दूरी माना v है। चूंकि लेंस पतले हैं अतः लेंस L2 से I कामा की दूरी v कामा ही मान सकते हैं। अतः लेंस L2 के लिए 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/v कामा, ठीक है ना। तो ये हो गया समीकरण। अब समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को जोड़ने पर तो यहाँ से दोस्तों आ जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v कामा माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v कामा। तो यहाँ से 1/v कामा और 1/v कामा ये कट जाएगा। तो यहाँ से बचेगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हो गया समीकरण थर्ड।
यदि इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक पतला लेंस ऐसा लेंस प्रयोग किया जाए जो इससे u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब I उस लेंस से v दूरी पर बनाए तथा इस लेंस की फोकस दूरी f हो तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हो गया समीकरण। अब समीकरण थर्ड व समीकरण फोर्थ की तुलना करने पर तो यहाँ से आ जाएगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 या 1/f बराबर f1 प्लस f2 बटे f1 इंटू f2। ठीक है ना, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। या फिर हो जाएगा f बराबर f1 इंटू f2 बटे ब्रैकेट में f1 प्लस f2। यही निगमन है, इसको भी आप बताना था। ठीक है ना। यदि एक लेंस उत्तल तथा दूसरा अवतल हो तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1 माइनस f2 बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है ना। फर्स्ट नंबर है यदि f1 बड़ा है f2 से, ठीक है ना, तो f का मान ऋणात्मक होगा और संयुक्त लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। सेकेंड है यदि f1 छोटा है f2 से तो f का मान धनात्मक होगा और संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तो दोस्तों ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए W बराबर d लैम्डा बटे d का निगमन कीजिए। प्रयुक्त संकेतों का समान अर्थ है। दोस्तों उत्तर में लिखना दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र। दोस्तों प्रश्न में पूछा गया था या तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बताइए या तो अथवा अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो यहाँ पर हम दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र निकालेंगे। ठीक है ना। तो केंद्रीय फ्रिंज से nवीं दीप्त फ्रिंज की दूरी होती है x बराबर हो जाएगा n कैपिटल D लैम्डा बटे स्मॉल d। समीकरण ये हो गया फर्स्ट। किन्हीं दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है और इसको W से प्रदर्शित करते हैं। माना केंद्रीय फ्रिंज से nवीं जहां कोई पूर्णांक है तथा इससे ठीक आगे वाली अर्थात n+1 वीं दीप्त फ्रिंज की दूरियां क्रमशः xn तथा xn+1 हैं तो xn बराबर हो जाएगा n d लैम्डा बटे d तथा xn+1 बराबर n+1 ब्रैकेट में और d लैम्डा बटे d। ये समीकरण फर्स्ट है। ठीक है ना। तो फ्रिंज की चौड़ाई का जो सूत्र होता है वो W बराबर xn+1 माइनस xn। तो ये W बराबर n+1 ब्रैकेट में और d लैम्डा बटे d माइनस xn, जो xn का मान ये है। ठीक है ना। तो ये रख देंगे n d लैम्डा बटे d या आ जाएगा W बराबर d लैम्डा बटे d। ये कॉमन हो जाएगा और यहाँ बचेगा n+1 माइनस n ब्रैकेट में। ठीक है ना। तो यहाँ से n कट जाएगा, एक बचेगा। तो ठीक है ना। तो यहाँ से 1 का गुणा कराएंगे तो d लैम्डा बटे d ही आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा W बराबर d लैम्डा बटे d। यही अभीष्ट सूत्र है फ्रिंज की चौड़ाई का। ठीक है ना दोस्तों। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों ग नंबर नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। 8O16 परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 16.000 AMU है। इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया गया है, प्रश्न में दिया है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0.00055 AMU और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00759 AMU और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.08982 AMU। 1 MU बराबर होता है 931 MeV के। ठीक है ना दोस्तों ये हो गया प्रश्न इसमें पूछा गया है। ठीक है ना। उत्तर लिखेंगे दोस्तों नाभिक की बंधन ऊर्जा, पहले हेडिंग डाल लेना। इसके बाद लिखना है किसी नाभिक के प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। ये हो गई परिभाषा नाभिक की बंधन ऊर्जा की। ठीक है ना। अब आंकिक हल, ठीक है ना, हल करेंगे। 8O16 में प्रोटॉनों की संख्या 8 है तथा न्यूक्लियनों की संख्या 16 माइनस 8 बराबर 8 है। तो द्रव्यमान क्षति मतलब डेल्टा M बराबर हो जाएगा ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में आ जाएगा, फिर छोटे ब्रैकेट में प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान ब्रैकेट छोटा बंद और माइनस नाभिक का द्रव्यमान बड़ा ब्रैकेट। ठीक है ना। तो यहाँ से मान रखा देंगे प्रोटॉनों का द्रव्यमान ऊपर जो प्रश्न में बताया गया था। ठीक है ना। उसके मान प्रोटॉनों के द्रव्यमान पर, उसका मान है न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान पर, उसका मान और नाभिक के द्रव्यमान उसके मान पर। ठीक है ना। तो रखा देंगे। फिर यहाँ से आ जाएगा बड़े ब्रैकेट में, फिर छोटे ब्रैकेट में 8 गुणे 1.00759 फिर प्लस 1.08982 और ब्रैकेट बंद छोटा अब माइनस 16.000 बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है ना। मान रखाने के बाद फिर इसके बाद क्या होगा
फिर दोस्तों हमें 8 का जो गुणा कराना है इन दोनों में कराना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 8.060744 प्लस 8.071856 छोटा ब्रैकेट बंद माइनस 16.000, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ से इसको जोड़ देना, तो यहाँ से आ जाएगा 16.13260 माइनस 16.000। तो इनको माइनस कर लेना, ठीक है ना। 16 में से इसको घटा देना है, तो यहाँ से आ जाएगा 0.1326 AMU। दोस्तों निकालेंगे कुल बंधन ऊर्जा बराबर हो जाएगा डेल्टा M गुणे 931 MeV। तो डेल्टा M का मान हम निकाल चुके हैं पीछे, ठीक है ना। तो उसका मान रख देंगे 0.1326 गुणे 931 MeV में। यहाँ से आ जाएगा इसका गुणा कराएंगे तो 123.45 MeV, ठीक है ना। दोस्तों ये हो गए कुल बंधन ऊर्जा, ठीक है ना। अतः बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बराबर हो जाएगा 123.45 बटे 16 बराबर 7.715 MeV प्रति न्यूक्लियन, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका हल, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा ग नंबर, द्रव्य तरंगे क्या होती हैं, सिद्ध कीजिए। V विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉनों की द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर 12.27 बटे अंडर रूट में V एंगस्ट्रॉन होती है। तो उत्तर में दोस्तों लिखना है द्रव्य तरंगे, पहले हेडिंग डाल देना है, इसके बारे में फिर लिखना है गतिमान द्रव्य कण मतलब इलेक्ट्रॉन फोटॉन आदि से संबंध तरंगे द्रव्य तरंगे कहलाती हैं। इनकी तरंगदैर्घ्य जो होती है वो लैम्डा बराबर H बटे MeV या बराबर H बटे P, ठीक है ना। V विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉनों की द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य सिद्ध करना है, ठीक। माना कोई कण जिसका द्रव्यमान m है, v वेग से d ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर H बटे ME। यदि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा k हो तो k बराबर 1/2 mv स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा v स्क्वायर बराबर 2k बटे m और v बराबर यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट में 2k बटे m, क्योंकि v स्क्वायर हटाएंगे ना स्क्वायर तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो अतः ई के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर H बटे M और 2k बटे M, ठीक है ना। ये V के स्थान पर रखना है, ठीक है ना। तो बराबर आ जाएगा H बटे अंडर रूट में M, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अंडर रूट में 2k M स्क्वायर बटे M। तो दोस्तों यहाँ से M से M कट जाएगा, तो यहाँ से H बटे अंडर रूट में 2mk। यदि इलेक्ट्रॉन को विरामावस्था से V वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है तब K बराबर EV। तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा बराबर H बटे अंडर रूट में 2mEV, ठीक है ना। तो जहाँ पर दोस्तों मान दिए गए हैं H बराबर 6.64 गुणे 10⁻34 जूल प्रति सेकेंड और M बराबर जो M मतलब द्रव्यमान 9.1 गुणे 10⁻31 kg और E बराबर 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम, ठीक है ना। यहाँ पर ये मान दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इसमें रखा देंगे, ठीक है ना, H के स्थान पर और M EV के स्थान पर, ठीक है ना। तो लैम्डा बराबर यहाँ से आ जाएगा 6.64 गुणे 10⁻34 बटे अंडर रूट में 2 गुणे 9.1 गुणे 10⁻31 गुणे 1.6 गुणे 10⁻19 गुणे V। तो यहाँ से दोस्तों आ जाएगा लैम्डा बराबर पूरा हल करके इसको आ जाएगा 12.27 बटे अंडर रूट में V एंगस्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इसको हमें सिद्ध करना था, ठीक है ना दोस्तों। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अथवा में दोस्तों इसमें पूछा गया है देहली आवृत्ति की परिभाषा दीजिए। सीजियम धातु का कार्यफलन 2.14 EV है। जब 6 गुणे 10⁻14 Hz आवृत्ति का प्रकाश धातु पृष्ठ पर आपतित होता है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। निम्न की गणना कीजिए। फर्स्ट नंबर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा और सेकेंड है निरोधी विभव और थर्ड नंबर है उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम चाल, ठीक है ना दोस्तों। उत्तर में दोस्तों लिखेंगे देहली आवृत्ति हेडिंग डाल लेना। इसके बाद लिखना है किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिससे धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है देहली तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। तो दोस्तों ये हो गई परिभाषा देहली आवृत्ति की। अब दोस्तों आंकिक हल है। दिया कार्यफलन फाई बराबर 2.14 EV, ठीक है ना। तो जहाँ पर 1 EV बराबर होता है 1.602 गुणे 10⁻19 जूल के बराबर। तो प्लांक नियतांक H बराबर दिया गया है 6.62 गुणे 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है ना। और म्यू बराबर है 6 गुणे 10⁻14 Hz। तो यहाँ से आ जाएगा H म्यू बराबर 5 + K।
फर्स्ट नंबर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा, ठीक है ना, गतिज ऊर्जा बतानी है, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर पे जो प्रश्न पूछा गया था, तो एच म्यू बराबर 5 प्लस के मैक्स, मतलब अधिकतम गतिज ऊर्जा के मतलब ज्ञात करना है अधिकतम गतिज ऊर्जा। एच का मान रख देंगे प्लांक नीयतांक, मतलब एच का मान रख देंगे एच वो 6.62 गुणे 10 की पावर -34 गुणे म्यू का मान दिया गया है, ऊपर बताया गया है 6 गुणे 10 की पावर 14 बराबर 5 का दोस्तों मान रख देंगे 2.14, ठीक है ना। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में बदलने के लिए 1.602 गुणे 10 की पावर -19 का गुणा कराएंगे, ठीक है ना। तो प्लस के मैक्स मतलब अधिकतम गति ऊर्जा, तो यहाँ से आ जाएगा 39.72 गुणे 10 की पावर -20, ठीक है ना, हो जाएगा। ये माइनस का है और ये प्लस का, तो इसको घटा देंगे, ठीक है ना। तो इधर 20 बचेगा और इसका गुणा करा देंगे, ठीक है ना, बराबर आ जाएगा। इसका गुणा कराएंगे तो 3.424 गुणे 10 की पावर -19 प्लस के मैक्स, तो के मैक्स आ जाएगा 3.972 गुणे 10 की पावर 19 माइनस 3.424 गुणे 10 की पावर 19, ठीक है ना। इधर से दोस्तों 10 निकाल लेंगे तो इधर 10 आ जाएगा, तो 10 से 1 घट जाएगा तो 19 बचेगा, ठीक है ना, इसी जगह पर, ठीक है ना। तो अब के मैक्स बराबर हो जाएगा 10 की पावर -19, कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 3.972 माइनस 3.424, तो दोस्तों यहाँ से के मैक्स आ जाएगा 0.548 गुणे 10 की पावर -19 जूल में। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ई मान निकालेंगे, तो के मैक्स बराबर 0.548 गुणे 10 की पावर -19 में 1.602 गुणे 10 की पावर -19 का भाग देंगे, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान निकल लगा है। तो यहाँ से आ जाएगा 0.342 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गई अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्स का मान। सेकेंड है निरोधी विभव, इसको बताना। तो निरोधी विभव बराबर होता है अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर, अधिकतम गति ऊर्जा का मान होगा उतना ही निरोधी विभव का मान होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर अधिकतम गति ऊर्जा का मान निकल चुके हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो 0.342 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी हो जाएगा निरोधी विभव का मान, ठीक है ना दोस्तों। अर्थात नंबर है उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम चाल। तो गति ऊर्जा के मैक्स बराबर होता है 1/2 MeV² मैक्स, ठीक है ना। V² मैक्स बराबर हो जाएगा, इसको मान रखा देंगे, ठीक है ना। तो 2 गुणे 0.548 गुणे 10 की पावर -19 बटे 9.1 गुणे 10 की पावर -31। तो यहाँ से हल करा के आ जाएगा आंसर 0.344 गुणे 10 की पावर 3 मीटर प्रति सेकेंड। अब किलोमीटर प्रति सेकेंड में हो जाएगा 344, ठीक है ना, 344 किलोमीटर प्रति सेकेंड उच्चतम चाल होगी, ठीक है ना। तो ये हो गया दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न अंक नंबर समस्थानिक एवं समभारिक का अर्थ समझाइए। निम्न नाविकों में समस्थानिक एवं समभारिक को वर्गीकृत कीजिए, ये क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर लिखेंगे दोस्तों समस्थानिक, हेडिंग डाल लेना। इसके बाद लिखना किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण जैसे यूरेनियम के 2 तथा कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, 92U235, 92U238 तथा 6C12 और 6C13 और 6C14, ठीक है ना। तो ये हो गए दोस्तों उदाहरण। संभारिक हेडिंग डाल देना, फिर इसमें लिखना है विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या A समान हो परंतु क्रमांक Z भिन्न भिन्न हो, संभारिक कहलाते हैं। इसका दोस्तों उदाहरण हो जाएगा 7N14 तथा 6C14 और 8O17 तथा 9F17 संभारिक है। तो ये हो गए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। अब दोस्तों है खंड या, जिसमें सभी क्वेश्चन 5 नंबर के 5 मार्क्स वाले, ठीक है ना। तो प्रश्न 6 गॉस प्रमेय लिखिए। अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसमें दोस्तों गॉस की प्रमेय को लिखना है और इसको अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक के चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। उत्तर में दोस्तों लिखना है गॉस की प्रमेय, पहले हेडिंग डाल देनी। इसके बाद लिखना है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। फाई बराबर हो जाएगा 1/ε0 गुणे क्यू, या फाई बराबर Q/ε0। तो ये हो गया गॉस की प्रमेय, ठीक है ना, जहाँ पर ε0 निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है। अब दोस्तों हेडिंग डाल लेना है अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। माना अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर ABCD के तल पर धन आवेश समान रूप से वितरित है तथा चादर के निकट r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P
पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक ऐसे बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसकी अक्ष आवेशित चादर के लंबवत तथा इसके समतल पृष्ठ बिंदु P तथा P कामा से होकर गुजरती है, अतः बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। दोस्तों ये चित्र बना हुआ है, आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से फाई बराबर हो जाएगा समाकलन ए है, ठीक है ना, और ई वेक्टर इन डॉट डी ए वेक्टर प्लस समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें इसको और इसको इसमें जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो फाई ई बराबर हो जाएगा समाकलन ए से ई डी ए प्लस समाकलन ए ई डी ए। तो यहाँ से फाई बराबर हो जाएगा ई ए प्लस ई ए बराबर 2EA, ठीक है ना, जुड़ जाएंगे ई ए। तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट। गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से 2EA बराबर, यहाँ पर फाई का मान देखो निकाला गया है ना इधर, ये 2EA, तो इसके स्थान पर रख देना। तो यहाँ से बराबर होके आ जाएगा सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट, या दोस्तों आ जाएगा ई बराबर सिग्मा ए बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दोस्तों हमें प्राप्त करना था, यही व्यंजक है, ठीक है ना दोस्तों। ये होगा इस प्रश्न का उत्तर। दोस्तों अथवा में ये प्रश्न पूछा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा दीजिए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। तो उत्तर में लिखना है वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेशित बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो ये हो गए वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, ठीक है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो हेडिंग डालना है, इसके बाद लिखना है। तो दोस्तों ये चित्र बना हुआ है, आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये ए बी है, ठीक है ना दोस्तों। ये ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है ना। तो इसकी जो लंबाई है ए बी की वो 2L है, ठीक है ना, और ए ओ की लंबाई L है और ओ बी की लंबाई L है, ठीक है ना। तो यहाँ से 2L हो जाएगी, यहाँ से माइनस आवेश है, ये प्लस की आवेश है, ठीक है ना। और दोस्तों ये P बिंदु है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें निकालना है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ से दोस्तों OP की दूरी है वो R है और BP की दूरी है वो R माइनस L है और AP की जो दूरी है वो R प्लस L है, ठीक है ना दोस्तों। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर क्रमशः माइनस Q तथा प्लस Q आवेश है और जिनके बीच की दूरी 2L। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अच्छी रेखा में स्थित कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर लिखना है प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मतलब AP दिशा में तथा माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 PB की दिशा में हो तो AP बराबर R प्लस L और BP बराबर R माइनस L। अब लिखना प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ से आ जाएगा E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब दोस्तों लिखना है बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ से दोस्तों आ जाएगा E बराबर E1 माइनस E2। तो यहाँ पर दोस्तों E बराबर E1 का मान रखा देंगे और E2 का मान रखा देंगे इसमें, ठीक है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें से कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, इन दोनों में से। तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा दोस्तों तो Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, तो ब्रैकेट बंद। तो यहाँ से दोस्तों आ जाएगा E बराबर Q, अब Q दोस्तों कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। यहाँ से दोस्तों आ जाएगा E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, तो बटे में आ जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर ब्रैकेट में और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में यहाँ से R प्लस L का होल स्क्वायर होता है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस में R स्क्वायर माइनस L का होल स्क्वायर होता है
ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL बटे यहाँ से इसको इन दोनों को गुणा कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 ब्रैकेट में 4RL, ठीक है ना। तो यहाँ से आर स्क्वायर कट गया और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, यहाँ से आ जाएगा 2 यहाँ से हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो 4RL आ जाएगा बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूँकि दोस्तों आर जो है वो एल से बहुत बड़ा है, ठीक है ना, या कह सकते हैं एल जो छोटा है आर से बहुत ही छोटा है, तो एल स्क्वायर को छोड़ने पर यहाँ से दोस्तों आ जाएगा ई बराबर क्यू बटे 4πε0 इंटू RL बटे R4, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा एल को छोड़ देंगे तो आर की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बराबर आ जाएगा क्यू बटे 4πε0 इंटू 2 गुणे 2L बटे R³ यहाँ से 2 निकाल लेंगे बाहर, मतलब 2 का ले लेंगे तो ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 2 गुणे 2QL बटे R³ तो यहाँ से दोस्तों आ जाएगा ई बराबर 1/4πε0 इंटू 2P, मतलब P बराबर होता है दोस्तों 2QL, ठीक है ना। तो 2P R³। तो दोस्तों ये हो गया अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न है 7 स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए, धारावाही लंबी परिनालिका के प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। तो उत्तर में दोस्तों लिखना है स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक हेनरी होता है, क्योंकि दोस्तों हमने ऊपर एक प्रश्न में बता दिया स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा, ठीक है ना। तो इसमें मात्रक लिखेंगे हेनरी होता है, ठीक है ना दोस्तों। अब लिखना धारावाही लंबी परिनालिका के प्रेरकत्व का सूत्र, हेडिंग डालेंगे। इसके बाद लिखना है माना एक लंबी वाई क्रोड परिनालिका जिसकी लंबाई L है तथा प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N है, परिनालिका में I धारा प्रवाहित करने पर परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 NI, जहाँ पर N दोस्तों है N बराबर N बटे L, तो यहाँ से आ जाएगा B बराबर μ0 N के स्थान पर कैपिटल N बटे L और ब्रैकेट बंद I, ठीक है ना। परिनालिका के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा फाई बराबर BA, तो यहाँ से फाई बराबर μ0 N बटा L ब्रैकेट में I इंटू A, ठीक है ना। B के स्थान पर रख देना है, ठीक है ना। B का जो ऊपर मान निकाला गया है ना, B के स्थान पर इसको रख देना है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ से आ जाएगा फाई बराबर μ0 NI बटे L इंटू में A, परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक या प्रेरकत्व। यहाँ से आ जाएगा L बराबर N फाई बटे I और यहाँ से हो जाएगा L बराबर N बटे I, और जो फाई का मान ऊपर निकाला गया है ना दोस्तों उसको रख देंगे μ0 NIA बटे L, तो I यहाँ से कट गया दोस्तों। यहाँ से हो जाएगा L बराबर μ0 N स्क्वायर A बटे L, ठीक है ना। तो या ऐसे लिख सकते हैं L बराबर μ0 N स्क्वायर L स्क्वायर A बटे L, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं स्मॉल n बराबर होता है कैपिटल N बटे L के, तो यहाँ से n कैपिटल N का जो मान आ जाएगा वो स्मॉल n और L आ जाएगा, तो ये कैपिटल N के स्थान पर NL रख देना है, ठीक है ना दोस्तों। तो N का स्क्वायर हो जाएगा L का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से L से L कट जाएगा एक, तो यहाँ से आ जाएगा L बराबर μ0 N स्क्वायर और L A, ठीक है ना। तो ये हो गया धारावाही लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व का सूत्र, ठीक है ना दोस्तों ये हो गया उत्तर इस प्रश्न का, ठीक है ना दोस्तों। अथवा में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, किरचॉफ के वैद्युत प्रपत्र संबंधी नियमों की सहायता से किसी व्हीटस्टोन सेतु के संतुलित होने का सूत्र P बटा Q बराबर R बटा S व्युत्पन्न कीजिए जहां संकेतों का समान अर्थ है। उत्तर में दोस्तों लिखना है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, पहले हेडिंग डाल लेना है, फिर इसके बाद लिखना है इसमें 4 प्रतिरोध P Q R S होते हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़कर एक चतुर्भुज के एक विकर्ण AC में एक सेल E और दूसरे विकर्ण BD में एक धारामापी G तथा कुंजी K2 को जोड़ देते हैं तथा सेल E के पास कुंजी K1 को जोड़ देते हैं। यदि इन चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करें कि सेल द्वारा सेतु में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप न हो तो सेतु को संतुलित कहा जाता है। इस दशा में बिंदु B व D समान विभव पर होते हैं तथा P बटा Q बराबर R बटा S, जहाँ दोस्तों P व Q अनुपातिक प्रतिरोध और R ज्ञात प्रतिरोध तथा S अज्ञात प्रतिरोध है। ये हो गया दोस्तों व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। अब दोस्तों हेडिंग डाल देना व्यंजक की स्थापना, मतलब P बटा Q बराबर R बटा S को इसको सिद्ध करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो सेतु की संतुलित अवस्था में विभिन्न भागों में धारा का मान वितरण चित्र में दिखाया गया। तो दोस्तों ये है चित्र,
इसमें दिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। ये है ABCD, ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। तो इसमें जो प्रतिरोध है वो P है, QRS है, ठीक है ना। ये K2 कुंजी है, BD विकर्ण है, ठीक है ना। तो इसमें दिया गया विद्युत भाग बल E है, K1 कुंजी है, ठीक है ना। I धारा प्रवाहित हो रही है, इधर I1 धारा, ये I2 धारा, ठीक है ना दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं। बंद पास ABDA में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, अब दोस्तों ABDA में क्या करना है, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा IP प्लस G गुणे 0 माइनस I2 R बराबर 0, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ से आ जाएगा दोस्तों I1P माइनस I2 R बराबर 0, क्योंकि G का गुणे 0 में होगा तो वो शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा I1P बराबर I2 R, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब बंद पास BCDB में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, मतलब दोस्तों BCDB में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर यहाँ से दोस्तों आ जाएगा I1Q माइनस I2S प्लस G गुणे 0 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा I1Q माइनस I2S बराबर 0, तो I1Q बराबर I2S, ये हो गया समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकेंड से भाग देने पर, तो यहाँ से आ जाएगा I1P बटे I1Q बराबर I2 R बटे I2S। तो यहाँ से I1 कट जाएगा और I2 कट जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों बचेगा P बटा Q बराबर R बटा S, यही दोस्तों व्यंजक है, यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 8, विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के 4 विशिष्ट गुणों को बताइए। एक समान विद्युत चुम्बकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र 2.0 × 10⁻10 Hz की आवृत्ति से ज्यावक्रीय रूप से दोलन करता है। इसका आयाम 50 वोल्ट प्रति मीटर है। तो इस तरंग का औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इस प्रश्न में ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो दोस्तों उत्तर में लिखेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे, हेडिंग डाल लेना है। इसके बाद लिखना वे तरंगे जिन संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहलाती हैं, जैसे कि गामा किरणें, रेडियो तरंगे आदि। अब दोस्तों हेडिंग डालना है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के 4 विशिष्ट गुण। फर्स्ट नंबर, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सेकंड है, निर्वात में इन तरंगों की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। थर्ड नंबर, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। फोर्थ है, ये तरंगे प्रकाश की तरंगों की भांति परावर्तित तथा अपवर्तित होती हैं, ठीक है ना दोस्तों। अंकित भाग है, हल करना है। औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व, दोस्तों इसमें दिया है कि ε0 का जो मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है ना। आयाम जो होता है E0 50 वोल्ट प्रति मीटर और आवृत्ति म्यू बराबर होती है 2.0 × 10⁻10 Hz होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से दोस्तों आ जाएगा UE बराबर 1/2 ε0 E²। तो यहाँ से आ जाएगा UE बराबर 1/2 ε0 ब्रैकेट में E0 बटे √2 का होल स्क्वायर। UE बराबर आ जाएगा 1/2 गुणे ε0 का मान रख देंगे 8.85 गुणे 10⁻12 गुणे और E0 का मान रख देंगे 50 बटे √2 का होल स्क्वायर। तो UE बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे 8.85 गुणे 10⁻12, 50 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, अंडर जो 2 है वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से 2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा UE बराबर 1/4, क्योंकि 2 इधर था ना, तो 2 हो गया 4, 1/4 गुणे 8.85 गुणे 10⁻12। तो ये जो 50 का स्क्वायर था ऐसे भी ले सकते हैं ना, 50 गुणे 50। UE बराबर 8.85 गुणे 10⁻12 गुणे 25 गुणे 10⁻2, क्योंकि अब देखो 2 जीरो हैं तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं 10⁻2। तो यहाँ से 5 गुणे 5 हो जाएगा 25, ठीक है ना, और बटे में 4। UE बराबर हो जाएगा 8.85 गुणे 10⁻10, क्योंकि यहाँ से 12 में से 2 घटाएंगे तो -10 बचेगा, ठीक है ना। तो गुणे 25/4। UE बराबर यहाँ से आ जाएगा 221.25 गुणे 10⁻10, 25 का इसमें गुणा कराएंगे, ठीक है ना, तो बटे में 4। तो UE बराबर आ जाएगा 55.31 गुणे 10⁻10 जूल प्रति मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो ये हो गया ऊर्जा घनत्व।
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये होगा इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है दोस्तों। दोस्तों 8वां क्वेश्चन है ये है, एक गोली परस्पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। इसकी सहायता से पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए मेकर सूत्र 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 स्थापित कीजिए, ठीक है ना। तो दोस्तों इस उत्तर लिखेंगे अपवर्तन का सूत्र n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r, ठीक है ना। तो ये होता है अपवर्तन का सूत्र। अब दोस्तों लिखना पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र। माना टी मोटाई का एक पतला उत्तल लेंस L है जो y में रखा है। y के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n है। इस लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या r1 तथा r2 के पहले पृष्ठ के लिए O वस्तु तथा प्रतिबिंब I कामा हो तो लेंस अपवर्तन सूत्र से। तो दोस्तों ये चित्र है और समझ सकते हैं आप ये चित्र में, ठीक है ना दोस्तों। ये लेंस है, तो यहाँ से आ जाएगा n/v कामा माइनस 1/u बराबर n-1/r। तो यहाँ से दोस्तों आ जाएगा n/v कामा माइनस 1/u बराबर n-1/r1। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब I कामा आभासी वस्तु है जिसका प्रतिबिंब I हो तो यहाँ से दोस्तों आ जाएगा 1/n/v माइनस 1 ब्रैकेट में v कामा माइनस t, ठीक है ना। तो बराबर 1/n-1/r2। दोनों तरफ n से गुणा करने पर, तो यहाँ से गुणा करेंगे तो n कट जाएगा इधर, और इसमें n गुणे 1/v कामा माइनस t बराबर n ब्रैकेट में 1/n-1/r2। यहाँ से दोस्तों आ जाएगा ये n से n कट जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ से आ जाएगा 1/v माइनस n/v कामा माइनस t बराबर, यहाँ से n से n में गुणा कराएंगे तो n कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ बचेगा 1 माइनस और n का इससे गुणा कराएंगे तो n आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1 माइनस n/r2। तो यहाँ दोस्तों आ जाएगा 1/v माइनस n/v कामा बराबर तो माइनस ब्रैकेट में n-1/r2। ये हो गए समीकरण सेकेंड। क्योंकि दोस्तों v कामा बड़ा है t से, बहुत बड़ा है, ठीक है ना, और ये t बहुत छोटा है, ठीक है ना। तो इसलिए t को छोड़ने पर, ठीक है ना, ये जो छोड़ दिया है ना t, इसको छोड़ देंगे तो v कामा बचेगा, ठीक है ना। तो अब दोस्तों समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर, तो दोस्तों यहाँ से आ जाएगा n/v कामा माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस n/v कामा बराबर n-1/r1 प्लस माइनस ब्रैकेट में n-1/r2। यहाँ से दोस्तों n/v कामा और n/v कामा ये कट जाएंगे, तो यहाँ से दोस्तों बचेगा 1/v माइनस 1/u बराबर n-1/r1 और माइनस वो माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस n-1/r2। तो यहाँ से दोस्तों आ जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर n-1, इसमें से कामा लेंगे, ठीक है ना दोनों से। तो यहाँ से बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2, जहाँ 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f के है, ठीक है ना। तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। यही दोस्तों लेंस मेकर सूत्र है, ठीक है ना। इसी को आपको सिद्ध करना था, बताना था। तो दोस्तों ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, नव प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी यंग द्विस्लिट प्रयोग का सिद्धांत समझाइए। केंद्रीय फ्रिंज की दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इससे फ्रिंज की चौड़ाई का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों उत्तर में लिखना प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी यंग द्विस्लिट सिद्धांत। माना S एक बड़ी प्रकाश से प्रकाशित रेखा छिद्र S1 व S2 एक दूसरे के निकट परस्पर d दूरी पर स्थित दो अन्य रेखा छिद्र हैं जो S बराबर दूरियों पर तथा S के समांतर हैं, अतः S1 व S2 दो कला संबंध स्रोतों की भांति व्यवहार करते हैं। S1 व S2 निकली द्वितीयक तरंगिकाओं के परस्पर अध्यारोपण के फलस्वरूप इन स्लिटों से d दूरी पर स्थित पर्दे पर दीप्त व अदीप्त व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये है चित्र, आप समझ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। S1 S2 ये स्लिटें हैं, ठीक है ना दोस्तों, दूरी d है, ठीक, आप समझ सकते हैं। केंद्रीय फ्रिंज की दूरी के लिए व्यंजक। माना S1 S2 दो स्लिटें हैं जिनके बीच की दूरी d है। इन स्लिटों में d दूरी पर एक पर्दा है जिसके केंद्रीय बिंदु O से दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की दूरी x हो तो S1 से P तक चली गई दूरी S1P और S2 से P तक चली गई दूरी S2P। क्योंकि दोस्तों S1A और लंब है S2P के, तो AP बराबर S1P के, ठीक है ना दोस्तों। अतः S2P तथा S1P के बीच पथांतर हो जाएगा S1A बराबर S2P माइनस AP, S2A बराबर हो जाएगा S2 माइनस S1P के।
समरूप त्रिभुज S1 S2 A तथा त्रिभुज COP में। दोस्तों यहाँ से आ जाएगा S1 S2 बटे CO बराबर S2A बटे OP। तो यहाँ से आ जाएगा स्मॉल d बटे d, ठीक है ना। S1 S2 की जगह d रख देंगे, ठीक है ना, और CO की जगह रख देंगे कैपिटल D बराबर S2A के स्थान पर S2A और OP के स्थान पर x। तो यहाँ से आ जाएगा S2A बराबर हो जाएगा x स्मॉल d बटे d कैपिटल D। द्वित फ्रिंजों के लिए या समपोषी व्यतिकरण के लिए, तो दोस्तों इसमें द्वित फ्रिंज लेकर केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई निकाल सकते हैं, या अद्वित फ्रिंज लेकर केंद्रीय फ्रिंज की दूरी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम द्वित फ्रिंज लेकर हम केंद्रीय फ्रिंज की दूरी की चौड़ाई निकालेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो द्वित फ्रिंज के लिए या समपोषी व्यतिकरण, प्रकाश की तीव्रता उन बिंदुओं पर अधिकतम होगी जहां पर पथांतर n लेमडा हो, पथांतर बराबर n लेमडा, जहां n बराबर 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। यहाँ से दोस्तों आ जाएगा S2A बराबर n लेमडा, तो XD बटे D बराबर n लेमडा, क्योंकि S2A का इस मान निकाल चुके हैं ना पीछे, तो उसकी जगह पर S2A की जगह पर XD बटे D रख देंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों आ जाएगा x बराबर ND लेमडा बटे D। nवीं द्वित फ्रिंज के लिए xn बराबर ND लेमडा बटे D हो जाएगा, और n+1वीं द्वित फ्रिंज के लिए हो जाएगा x प्लस n 1 प्लस n प्लस 1 ब्रैकेट में d लेमडा बटे d। तो फ्रिंज की चौड़ाई जो आ जाएगी वो w बराबर xn प्लस 1 माइनस xn, तो w बराबर आ जाएगा n प्लस 1 d लेमडा बटे d माइनस n d लेमडा बटे d। तो यहाँ से w बराबर आ जाएगा d लेमडा बटे d और ब्रैकेट में n प्लस 1 माइनस n, क्योंकि दोस्तों d लेमडा बटे d कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों n प्लस 1 माइनस n, तो n से n कट जाएगा, तो यहाँ से दोस्तों आ जाएगा w बराबर d लेमडा बटे d। तो ये हो गई दोस्तों केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र दोस्तों आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। इसको दोस्तों ही बताना था हमें। दोस्तों ये होगा इस प्रश्न का उत्तर। दोस्तों 8वां में क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए। इस आरेख में लाइमन, बामर, पास्चन तथा फुंड श्रेणी के संगमर दिखाई। ये श्रेणियां स्पेक्ट्रम के किस चित्र में पाई जाती हैं? तो दोस्तों ये है हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख, ये चित्र बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये फुंड श्रेणी है, ब्रैकेट श्रेणी है, ये पास्चन श्रेणी है, ये बामर श्रेणी है, ठीक है ना, और नीचे है लाइमन श्रेणी, ठीक है ना। n बराबर 1 पर, n बराबर 2 पर बामर श्रेणी, n बराबर 3 पर पास्चन, n बराबर 4 पर ब्रैकेट और n बराबर 5 पर फुंड श्रेणी है, ठीक है ना। अब दोस्तों हेडिंग डालना है फर्स्ट, लाइमन श्रेणी। जब कोई परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में लौटता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं पराबैंगनी भाग में मिलती हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की इस श्रेणी को लाइमन श्रेणी कहा जाता है। तो यहाँ से 1 बटा लेमडा बराबर r ब्रैकेट में 1 बटा n1 स्क्वायर माइनस 1 बटा n2 स्क्वायर, जहाँ दोस्तों n1 बराबर 1 और n2 बराबर 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत तक, ठीक है ना। यहाँ से आ जाएगा 1 बटा लेमडा बराबर r ब्रैकेट में 1 बटा 1 स्क्वायर माइनस 1 बटा n2 स्क्वायर। लाइमन श्रेणी की सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य जो होती है 2 बराबर 2 पर 1216 एंगस्ट्रॉम तथा सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य n2 बराबर अनंत पर 912 एंगस्ट्रॉम होती है। अब दोस्तों हेडिंग डाल लेने बामर श्रेणी। जब कोई परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में लौटता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं दृश्य भाग में मिलती हैं। इस प्रकार प्राप्त श्रेणी को बामर श्रेणी कहा जाता है। तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 1 बटा लेमडा बराबर r ब्रैकेट में 1 बटा n स्क्वायर माइनस 1 बटा n2 स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 1 बटा लेमडा बराबर r ब्रैकेट में 1 बटा 2 स्क्वायर माइनस 1 बटा n2 स्क्वायर, जहाँ पर दोस्तों n बराबर 2 है और n2 बराबर 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट अनंत। इस श्रेणी की सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य n2 बराबर 3 पर 6563 एंगस्ट्रॉम तथा सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य n2 बराबर अनंत पर 3646 एंगस्ट्रॉम होती है। अब दोस्तों हेडिंग डालने हैं पास्चन श्रेणी। जब परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर पर लौटता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखा स्पेक्ट्रम के अवरत भागों में आती हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की इस श्रेणी को पास्चन श्रेणी कहा जाता है। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 1 बटा लेमडा बराबर r ब्रैकेट में 1 बटा n1 स्क्वायर माइनस 1 बटा n2 स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों n1 बराबर 3 और n2 बराबर 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 1 बटा लेमडा बराबर r ब्रैकेट में 1 बटा 3 का स्क्वायर माइनस 1 बटा n2 स्क्वायर। अब दोस्तों हेडिंग डालना फुंड श्रेणी, ठीक है ना।
जब कोई हाइड्रोजन परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से 5वें ऊर्जा स्तर में आता है तो स्पेक्ट्रम की रेखाएं अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों यहाँ से 1/λ बराबर r ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ दोस्तों n1 बराबर 5 और n2 बराबर 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट अनंत, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ से आ जाएगा 1/λ बराबर r ब्रैकेट में 1/5 के स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो दोस्तों ये होगा इस प्रश्न का उत्तर। दोस्तों ये था मॉडल पेपर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपको जो मॉडल पेपर है इसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है ना, तो जिससे आपको अच्छे नंबर आ सकें, ठीक है ना दोस्तों। तो यह वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में।